अंधेरे में छिपे प्राचीन मंत्रों की तलाश है, या उन भूली हुई दुनियाओं की जहां समय ठहर गया है। केसी नॉवल वर्ल्ड में हम आपको ले चलते हैं उन कहानियों के भीतर जहां रहस्य और रोमांच एक साथ जीते हैं। पता होनी चाहिए। इसलिए मीनाक्षी ने जो दूसरा परीक्षण तैयार किया वह अपनी कक्षा के प्रत्येक व्यक्ति की युद्ध शक्ति और योग्यता की जांच करना था। इस बार उसने एक चमकता हुआ प्रतीक समनिंग किया जो एक आग जैसा दिख रहा था। उसके बाद सभी को सामने आने के लिए कहा। उसने कहा, एक एक करके आप सभी शक्ति की आंख में प्रवेश करेंगे। कौन पहले जाना चाहता है? प्रकाश से संबंध रखने वाला गंजा युवक आगे बढ़ा और पहले जाने का फैसला किया। उसके घेरे में प्रवेश करने के कुछ सेकंड बाद ये चमक उठा और प्रतीक पर एक संख्या अंकित हो गई। युद्ध शक्ति 10, आत्मा शक्ति 25, आत्मा योग्यता रैंक ए। मैं समझाती हूँ, आप सब आगे बढ़ें, मीनाक्षी ने कहा। युद्ध शक्ति किसी की शारीरिक शक्ति का माप है। 10 एक औसत वयस्क मानव के लिए सामान्य संख्या है। युवा लोगों के लिए ये संख्या होना मतलब है कि उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया है और अपने शारीरिक शरीर की क्षमता को उस बिंदु तक खोल दिया है जहां वे युवा होने के बावजूद एक वयस्क के खिलाफ समान आधार पर लड़ सकते हैं। युद्ध शक्ति को ताकत, गति और सहनशक्ति के संयोजन के आधार पर आंका जाता है। वहीं आत्मा शक्ति ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा को बुनने में किसी की प्रतिभा का माप है। इसे 3 श्रेणियों द्वारा मापा जाता है: आत्मा की ताकत, आत्मा का नियंत्रण और आत्मा की क्षमता। आत्मा शक्ति बढ़ाना सभी का मुख्य कार्य होगा और यह आसान नहीं होगा। केवल जब कोई व्यक्ति आत्मा शक्ति 30 को पार कर लेगा तभी आप में से कोई भी बुनियादी तत्वों का उपयोग कर पाएगा और रैंक 2 का शिक्षार्थी बन पाएगा। अंत में और इनमें सबसे महत्वपूर्ण आत्मा योग्यता है। योग्यता जादू सीखने में आपकी प्रतिभा है। किसी की आत्मा शक्ति कम हो सकती है क्योंकि उन्होंने कभी जादू का अध्ययन नहीं किया, लेकिन उच्च योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति जल्दी से पकड़ बना सकता है। युद्ध शक्ति 8, आत्मा शक्ति 23, आत्मा योग्यता रैंक ए। युद्ध शक्ति 6, आत्मा शक्ति 28, आत्मा योग्यता रैंक ए। युद्ध शक्ति 15, आत्मा शक्ति 22, आत्मा योग्यता रैंक ए। ये तो अपेक्षित ही था कि आकाशगंगा में अरबों खरबों लोगों में से चुने गए युवाओं की आत्मा रैंक ए होगी। युद्ध शक्ति 13, आत्मा शक्ति 29, आत्मा योग्यता रैंक एस। युद्ध शक्ति 18, आत्मा शक्ति 36, आत्मा योग्यता रैंक ए। आत्मा शक्ति 32, आत्मा योग्यता रैंक एस। ये काले और सफ़ेद वर्दी में युवा लोगों के समूह से प्राप्त संख्याएं थीं। उनमें से केवल कुछ ही थे जिनकी रैंक एस थी, लेकिन उनमें से लगभग सभी ने 30 आत्मा शक्तियों को पार कर लिया था, सिवाय उन कुछ के जिन्होंने नहीं किया था। उन्हें दूसरों द्वारा कालिया नामक जादूगत दुनिया से आए प्रतिभाशाली लोगों के रूप में डब किया जा रहा था। इसका मतलब था कि उनमें से लगभग सभी जादू का उपयोग कर सकते थे और रैंक 2 के शिक्षार्थी थे। एक बार जब कोई व्यक्ति आत्मा शक्ति में एक निश्चित बाधा को पार कर लेता है तो उसकी शारीरिक शक्ति भी उसी समय बढ़ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे घमंडी हैं, लेकिन शब्द अर्थहीन हैं। मैं उन घमंडी चेहरों को जमीन पर पटकने के लिए खुजली कर रहा हूँ, ट्रक्स ने फिर से जमीन पर थूकते हुए कहा। बर्बर, क्या तुम फर्श को गंदा करना बंद कर सकते हो? ये केवल दिखाता है कि तुम उनसे डरते हो, जय ने टिप्पणी की, अपने कपड़े का किनारा हटाते हुए जहां ट्रक्स ने थूका था। हो, क्या तुमने कुछ कहा? सुअ, मुझे तुम्हारी एक बात भी समझ नहीं आ रही है। मुझे केवल सुअ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ट्रक्स ने जय के कान के पास अपना कान रखते हुए कहा। जय ने केवल अपना सिर हिलाया, आह भरी, और फिर से ट्रक्स को अनदेखा करना शुरू कर दिया। वे लड़के, वे बस लड़ना जानते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ का वह शांत लड़का और तुम, मेरे प्यारे, उनके जैसे नहीं हो। कियारा ने देव के चेहरे के करीब अपना चेहरा रखते हुए कहा। मैं, देव बुदबुदाया, उसका दिल फिर से तेज हो रहा था जबकि उसका चेहरा लाल महसूस हो रहा था। कियारा ने चिढ़ाने वाली हंसी दी और फिर देव से दूर चली गई। सामने बैठे लोग चिल्लाने लगे। अर्जुन ने ये देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला कि क्या गड़बड़ है। युद्ध शक्ति 22, आत्मा शक्ति 41, आत्मा योग्यता रैंक एस। एक बड़ी घूंघट वाली, हरे सफ़ेद चिकने कपड़े पहने हुई एक लड़की शक्ति की आंख पर खड़ी थी। उसकी युद्ध शक्ति एक औसत वयस्क से दोगुनी थी और उसकी आत्मा शक्ति पहले ही 41 थी, जो ये दर्शाती है कि उसने अपनी कम उम्र में ही रैंक 3 के शिक्षार्थी का दर्जा हासिल कर लिया था। मीनाक्षी मुस्कुराए और पूछा, मुझे अपना चेहरा देखने दो। धीरे धीरे लड़की ने अपना घूंघट खोला और जिस किसी ने भी उस महिला को देखा वह चकित रह गया। यह महिला न केवल इतनी खूबसूरत थी, बल्कि इस महिला की आंख की पुतली में कुछ अलग था। जहां औसत मानव गोल होता है, इस महिला की आंख की पुतली सांप की आंख की तरह धंसी हुई, पतली थी। वर्दी पहने एक युवा व्यक्ति ने टिप्पणी की, हो, एक हाइब्रिड रक्तरेखा वाला प्राणी। कोई आश्चर्य नहीं, मीनाक्षी ने टिप्पणी करने वाले युवा को घूरा और वह चुप हो गया। तुम्हारा नाम क्या है, लड़की? मीनाक्षी ने पूछा। मैं सिल्वा हूँ। C12, पहली परीक्षा।
जब देव अपनी सीट पर बैठा तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे अभी भी उस भयानक सपने की याद थी, उसके पिता का चेहरा और वह जलती हुई हवेली। उसने अपनी मुट्ठी भींची। वह जानता था कि उसे जागना होगा, उसे मजबूत बनना होगा। ये सब कुछ एक नए अध्याय की शुरुआत थी। मीनाक्षी, उनकी प्रशिक्षिका, मंच के केंद्र में खड़ी थी। उसकी आंखें सभी शिक्षार्थियों पर टिकी थीं। तो, नए शिक्षार्थियों, आप सब तैयार हैं अपनी पहली परीक्षा के लिए? उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। एक विशाल, चमकती हुई आंख मंच पर दिखाई दी। यह एक रहस्यमयी कलाकृति थी जो ऊर्जा से जगमगा रही थी। मीनाक्षी ने समझाया, ये शक्ति की आंख है। यह आपकी आंतरिक शक्तियों को मापेगी, आपकी युद्ध शक्ति, आपकी आत्मा शक्ति और आपकी आत्मा योग्यता। ये तीनों आपके जादूगर बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहला शिक्षार्थी, एक लंबा, आत्मविश्वास से भरा लड़का, आगे बढ़ा। आपका नाम? मीनाक्षी ने पूछा। रवि, लड़के ने गर्व से कहा। शक्ति की आंख रवि पर केंद्रित हुई। एक क्षण के लिए आंख से एक चमकीली किरण निकली और रवि के शरीर में समा गई। फिर आंख पर संख्याएं दिखाई दीं। युद्ध शक्ति 12, आत्मा शक्ति 35, आत्मा योग्यता 1। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। वाह, रवि की आत्मा योग्यता 1 है, किसी ने कहा। रवि गर्व से मुस्कुराया। मीनाक्षी ने सिर हिलाया। अच्छा काम रवि, अपनी क्षमताओं को विकसित करते रहो। एक एक करके अन्य शिक्षार्थी आगे बढ़े। कुछ ने उच्च अंक प्राप्त किए, कुछ ने मध्यम। देव ने ध्यान दिया कि कालिया कलियोज से आए युवा विशेष रूप से आत्मविश्वास में थे और उनके अधिकांश परिणाम उत्कृष्ट थे। अंत में देव का नाम पुकारा गया। देव, मीनाक्षी ने कहा। देव का दिल जोरों से धड़का। उसने गहरी सांस ली और शक्ति की आंख के सामने खड़ा हो गया। आंख से किरण निकली और देव के शरीर में प्रवेश कर गई। संख्याएं प्रकट हुईं, लेकिन वे रवि और अन्य उच्च श्रेणी के शिक्षार्थियों की तुलना में बहुत कम थीं। युद्ध शक्ति 5, आत्मा शक्ति 20, आत्मा योग्यता BC13। संस्थान। देव अपनी मुट्ठी इतनी कसकर भींचे हुए था कि वह लगभग सफ़ेद पड़ गई थी। उसने शक्ति की आंख के माप को घूरा और अपमानित महसूस किया। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्या हम परीक्षण फिर से कर सकते हैं? मीनाक्षी ने सिर हिलाया लेकिन उसका चेहरा आशावान नहीं लग रहा था। देव की परीक्षा का पाठ मिट गया। शक्ति की आंख एक बार फिर चमकी और वही संख्या दिखाए। जब देव ने मीनाक्षी के भाव देखे थे तो वह समझ गया था कि यह व्यर्थ था। देव हताश हो गया। उसकी युद्ध शक्ति, आत्मा शक्ति और योग्यता वास्तव में कक्षा में सबसे कम थी। भले ही वह पूरी तरह से नहीं समझता था कि उनका क्या मतलब था, मीनाक्षी के चेहरे के आधार पर यह साफ पानी की तरह स्पष्ट था कि वह कितनी निराश और हैरान थी। देव ये भी सुन सकता था कि उच्च वर्ग की दुनिया, कालिया के वे युवा कैसे शेखी बघार रहे थे। उसने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित सुना, 1000 साल हो गए हैं। पिछली आत्मा योग्यता रैंक भी इस अकेडमी में दिखाई दी थी। यह आदिम, वह वास्तव में एक तरह का है। हा। मीनाक्षी ने उन युवाओं के स्थान पर एक नज़र डाली, इससे पहले कि वह अपना ध्यान देव पर वापस लगाती। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वे सही थे, जैसा कि उसने भारी स्वर में कहा, मुझे खेद है देव। जादूगर बनने के लिए आत्मा योग्यता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कम आत्मा शक्ति को उच्च आत्मा योग्यता से बढ़ाया जा सकता है। उसने शक्ति की आंख को भंग कर दिया और फिर कहा, लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो, मेरा सुझाव है कि तुम अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मीनाक्षी दूसरों की ओर मुड़ी और कहा, सब लोग अभी बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। युवा अपनी सीटों पर वापस चले गए और देव अपने पैरों को घसीटता रहा। कियारा ने विशेष रूप से उसे खुश करने की कोशिश की लेकिन यह व्यर्थ था। वह चुप रहा और उनके प्रयासों को किसी तरह स्वीकार करने के लिए बस एक कमजोर मुस्कान दी। हालांकि परिसंचरण एक बार में केवल मौलिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसलिए कई संबंध वाले लोगों के लिए उन्हें ऊर्जा को व्यक्तिगत रूप से परिसंचरण करने में अधिक समय बिताना पड़ता है। यदि आप एक ही समय में 2 या अधिक तत्वों को परिसंचरण करने का प्रयास करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा टकराएगी और सबसे खराब स्थिति में आपका पात्र, आपका शरीर फट जाएगा। मीनाक्षी ने फिर से आह भरी और मंच पर घूमती रही। मैं सभी को एक बार फिर याद दिला दूं, आप सभी के पास 7 दिन हैं और इस अवसर को बर्बाद न करें। उसने 2 उंगलियां उठाईं। इन 7 दिनों के भीतर आप सभी को 2 चीजें पूरी करनी हैं। पहला, आपको 30 आत्मा शक्ति तक पहुंचना होगा और रैंक 2 का शिक्षार्थी बनना होगा। दूसरा, आपको हमारी मैगस अकेडमी के किसी भी संस्थान से स्वीकृति पत्र प्राप्त करना होगा। इनमें से एक को भी पूरा करने में विफल रहने का मतलब है कि आप असफल हो जाएंगे और आपकी स्मृति मिटा दी जाएगी। मीनाक्षी द्वारा चीजों को समझाने के बाद देव ने टुकड़ों को एक साथ जोड़ लिया था। उसके स्पष्टीकरण के आधार पर रैंक बी की आत्मा योग्यता को एक तत्व के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने में 7 दिनों से अधिक समय लगेगा। इसके अलावा उसे अभी भी संस्थानों में से एक में प्रवेश प्राप्त करना था और 30 आत्मा शक्ति प्राप्त करनी थी। परीक्षा 7 दिनों में होगी, इसलिए कोई भी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि देव असफल हो जाएगा।
देव मीनाक्षी को देख रहा था, लेकिन उसने पहली पंक्ति में कालिया के कई युवाओं को अपना सिर मोड़ते हुए देखा। देव महसूस कर सकता था कि वे उसके बारे में बात कर रहे थे, शेखी बघार रहे थे और उपहास कर रहे थे। वे ही थे जिनके चेहरे पर पहले ईर्ष्या के भाव थे, लेकिन अब उनकी नाकें हवा में थीं क्योंकि उनके चेहरे पर उपहास या दया के भाव थे। उसने फिर से नीचे देखा, फर्श पर शून्य भाव से घूर रहा था, लेकिन उसके विचार तब हिल गए जब किसी ने अचानक देव के कंधे पर हाथ रखा। एक मीठी खुशबू फिर से उसकी इंद्रियों में भर गई क्योंकि एक नर्म अद्भुत एहसास उसकी बाहों पर दब रहा था। चिंता मत करो प्यारे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शायद यह उन चीज़ों के कारण है जो हमारे मुख्य पुजारी ने मुझे सिखाई थी कि मेरी आत्मा शक्ति इतनी उच्च है। मैं तुम्हें उनमें से कुछ तरकीबें सिखाऊंगी। उसे यह समझने में एक पल लगा कि यह कियारा थी जिसने अपना हाथ उसके ऊपर रखा था, और वह नर्म एहसास। देव ने देखा कि वह नर्म एहसास क्या था, और यह वास्तव में वही था जो उसने सोचा था। वह कियारा के चंगुल से जल्दी निकल गया। चूंकि हम एक ही दुनिया से हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, देव, जय ने टिप्पणी की, जो सबसे दूर के कोने पर था। कियारा, जय, देव बुदबुदाया। हम ट्रक्स ने नाक से आवाज निकाली, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट रूप से कुछ और कह रही थीं। अर्जुन अभी भी चुप रहा, हालांकि उसकी आंखों में कुछ गर्मजोशी थी। देव को अंदर से गर्माहट महसूस हुई। वे मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ये लोग उस राज्य के बुरे कुलीन बच्चों से बेहतर व्यवहार कर रहे थे जिससे वह संबंधित था। वास्तव में ये लोग ग्वेन के अलावा देव को कुछ देखभाल दिखाने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके पिता की संपत्ति में बच्चे हमेशा उनके बीच दूरी महसूस करते थे, लेकिन ये चार अजनबी, जिनसे वह एक अलग दुनिया में मिला था, वास्तविक लग रहे थे। देव ने अपना ध्यान मीनाक्षी पर वापस लगाया, जो अभी भी कुछ बातें समझा रही थी। किसी तरह वे नकारात्मक विचार उस क्षण देव के दिमाग से निकल गए। उद्धरण चिन्ह ... मैगस अकेडमी में भले ही हमारे पास बहुत सारे संस्थान हैं, वे किसी शिक्षार्थी को स्वीकार नहीं करेंगे यदि आप बस दिखाते हैं और उनसे आपको नामांकित करने के लिए कहते हैं। यह अकेडमी भीख मांगने की जगह नहीं है। वे आपसे जो भी मांगते हैं उसके साथ अपनी योग्यता साबित करें, और वे आपको सुविधाएं और पाठ प्रदान करेंगे जो वे प्रदान कर सकते हैं। मीनाक्षी ने अपना हाथ लहराया और दो दरवाजों की विशाल जादुई छवियां दिखाई दीं। हमारे पास जो संस्थान हैं वे दो मुख्य पथों में विभाजित हैं, 10 तत्व पथ और नियति पथ। 10 तत्व पथ वे संस्थान हैं जहां आप अपनी आत्मा शक्ति में सुधार करेंगे और साथ ही अपने तत्वों के बारे में जानेंगे। चूंकि ये दिया गया है कि हम विभिन्न दुनियाओं से इकट्ठा होने वाले सभी छात्रों में कम से कम एक तत्व होता है, आप सभी अपनी कक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा लेने के हकदार हैं। आप केवल उसी संबंध के अनुसार परीक्षा दे सकते हैं जो आपके पास है। उदाहरण के लिए अग्नि, तो आप हमारे अग्नि संस्थान के लिए परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अन्य अकादमियों के लिए नहीं। नियतिपथ तब चमक उठा और मीनाक्षी ने जारी रखा, नियतिपथ उन लोगों के लिए संस्थान है जो विशेषज्ञता के किसी विशेष क्षेत्र को सीखने में रुचि रखते हैं। सामान्य संस्थान विनाश, भ्रम, आह्वान, परिवर्तन, कीमिया, युद्ध और कई अन्य हैं। उन सभी में आपको उनकी कक्षाएं लेने से पहले परीक्षा पास करने की आवश्यकता होती है, सिवाय युद्ध कक्षा के। इन संस्थानों में प्रवेश का एक और तरीका एक सिफारिश पत्र या अंदर किसी अधिकारी व्यक्ति से व्यक्तिगत निमंत्रण के माध्यम से है। ये सभी बातें अब तक आप सभी को बोर कर रही होंगी, तो इसे समाप्त करते हैं। मैं चाहूंगा कि हर कोई अपने हाथों पर प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित करे। देव ने अपनी हथेली पर प्रतीक पर अपने विचार केंद्रित किए। रेखाओं और लेखन के रूप में प्रतीक जिन्हें वह नहीं समझता था, जानकारी देते थे। देव, पुरुष, 15 साल का, युद्ध शक्ति 5, आत्मा शक्ति 20, आत्मा योग्यता बी। आपको 10 तत्व पथ के 4 स्कूलों में प्रवेश परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया गया है, जल संस्थान, पृथ्वी संस्थान, वनस्पति संस्थान और अंधेरा संस्थान। नियति पथ के तहत किसी भी स्कूल से कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। मीनाक्षी ने अपने हाथों से ताली बजाई, एक बार फिर सभी का ध्यान आकर्षित किया और कहा, यह हमारी कक्षा का अंत है। आप सभी अपनी परीक्षाएं देना शुरू कर सकते हैं और पहला दिन कल से शुरू होता है। अभी हर कोई अपने रहने वाले क्वार्टरों में आराम कर सकता है और तैयारी कर सकता है। बस पोर्टल के बाहर गार्ड के निर्देशों का पालन करें। मैं आप सभी की सफलता की कामना करती हूँ। कक्षा समाप्त हुई। C14 वर्दी फव्वारा केंद्र में स्थित था और विभिन्न दिशाओं में 10 इमारतों की ओर जाने वाले कुछ रास्ते थे। जगह पर कुछ मेहराब, पेड़, झाड़ियां, बेंच और छोटे मंडप थे जहां पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। देव ने देखा कि प्लाजा का किनारा बाढ़ को छोड़कर एक खाली जगह लगती थी, और जब वह किनारे पर गया तो उसने पाया कि वे एक ऐसी जगह पर थे जहां सब कुछ तैर रहा था। वहां की वह इमारत 7वीं इमारत है। क्लास 70 से क्लास 79 अगले 7 दिनों तक वहीं रहेंगे, उसी कवच में एक और पास के आदमी ने कहा। देव ने अपने सामने इमारतों की संख्या गिनी। उद्धरण चिन्ह ... 6, 7, 10। लगता है कि हम सभी इस जगह पर एक साथ रहेंगे।
वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है, कियारा ने कहा क्योंकि वह पत्थर सफ़ेद बेंचों में से एक पर बैठी थी जिसके पास एक पेड़ था जो उसे छाया प्रदान कर रहा था। चलो, उनके मार्गदर्शक ने कहा। उन्हें फिर तैरते रास्तों में से एक पर ले जाया गया। अंदर प्रवेश करने के बाद एक लंबी मेज वाला एक बड़ा हॉल उनका स्वागत कर रहा था। एक व्यक्ति जो उनसे ज्यादा बूढ़ा नहीं लगता था, उसने नए आने वालों का अभिवादन किया। उसने एक तंग लंबी काली पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी गर्दन तक ढकी हुई थी। यह एक तरह की वर्दी लगती थी। स्काई आइलैंड 7 में नए शिक्षार्थियों का स्वागत है। मुझे उदित कहो, मैं रैंक 6 का शिक्षार्थी हूँ। इस जगह की सभी सुविधाएं आप सभी के लिए खुली हैं। इसमें खाने की जगह, स्नानघर, प्रशिक्षण कक्ष और बिस्तर भी शामिल हैं। सभी मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। बदले में हम पूछते हैं कि आप सभी मानवता के भले के लिए अपनी कक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। वर्दी हर समय पहनना अनिवार्य है और आप उन्हें अपने कमरों में पहुंचने के बाद पाएंगे। निवास आपके हाथ की हथेली पर प्रतीक में देखी जा सकने वाली जानकारी के अनुसार विभाजित है। अपनी पसंद के संस्थान तक पहुंच कल सुबह खुलेगी। सैकड़ों युवा एक गलियारे की ओर बढ़ने लगे, कई सीढ़ियां चढ़े और कुछ रास्तों से गुजरे जब तक कि आखिरकार अपने निवास पर नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपनी हथेलियों पर मिली दिशा का पालन किया। देव और उसके दोस्त तब एक बड़े दरवाजे पर आए। जय आगे बढ़ा, अपनी हथेली को दरवाजे की सतह पर रखा, वह चमक उठा और सरसराते हुए खुल गया। कमरे के अंदर 5 और कमरे थे जिनमें सरल डिजाइन वाले बिस्तर थे। प्रत्येक कमरे में एक बड़ी खिड़की थी जो आकाश का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती थी। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया, कियारा ने कहा। स्वागत है, मैं आपकी कमरा परिचारिका हूँ। मैं इस जगह के बारे में सभी सवालों का जवाब दे सकती हूँ या आपकी पहुँच के स्तर के अनुसार आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ। ये 5 युवा जिस नई दुनिया में रह रहे थे उससे चकित हुए बिना नहीं रह सके। यह ऐसा था जैसे वे देवताओं द्वारा बनाई गई दुनिया में हों। कृपया पहले अपनी शिक्षार्थी की वर्दी पहनें। उनके सामने खाली जगह थोड़ी विकृत हुई और एक लबादा दिखाई दिया। ये वही लबादा था जो उदित ने पहना हुआ था, लेकिन बगल में एक बैज था जिस पर अलग अलग संख्याएं थीं। हमें यह अजीब पोशाक पहननी है, त्रक्स ने कहा जैसे उसने उसे इधर उधर लहराया। ठेठ बर्बर, तुम निश्चित रूप से नग्न घूमना चाहोगे, जय ने जवाब दिया। देव ने आह भरी क्योंकि दोनों फिर से बहस करने लगे, लेकिन दोनों ने अचानक अपनी बात बंद कर दी क्योंकि उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अर्जुन भी थोड़ा खांसा। क्या हुआ अर्जुन? देव ने पूछा, इससे पहले कि वह अपनी नज़र उधर घुमाता जहां अर्जुन, जय और त्रक्स देख रहे थे। तब उसने कियारा को लापरवाही से अपने सामान और पोशाक को हटाते हुए पाया। उसकी पीठ उनकी ओर थी, लेकिन तीनों लड़के उसकी चिकनी बेदाग कांस्य त्वचा और वक्रों को घूरते हुए मंत्रमुग्ध थे क्योंकि उसने कमरा परिचारिका द्वारा प्रदान किए गए कपड़े पहने थे। कमरा शांत हो गया, केवल सांस लेने, निगलने और कियारा के कपड़े पहनने की सरसराहट की आवाज़ सुनी जा सकती थी। वाह, कितना सुंदर पहनावा! कपड़ा इतना ठंडा लगता है और हवा आसानी से गुजरती है। आप लोगों को भी इसे आजमाना चाहिए, कियारा ने कपड़े पहनना समाप्त करने के बाद कहा। जय और त्रक्स अश्लील माहौल में रहने के आदी थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी तुलना कियारा के प्राकृतिक आकर्षण से नहीं की जा सकती थी। जहां तक देव और अर्जुन का सवाल था, उन्होंने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था और वे अभी भी जो हुआ था उससे गर्मी महसूस कर रहे थे। कियारा ने ऐसा व्यवहार किया जैसे यह उसके लिए सामान्य घटना हो। अन्य लड़के पहले अपने कमरों में गए और कपड़े बदले और कमरे के बीच में वापस आ गए जहां छोटे क्रिस्टल ने सामान्य चीज़ों के साथ साथ उन सभी संस्थानों से जानकारी समझाई जिनमें वे कल भाग ले सकते थे। भले ही देव को 4 तत्व संस्थानों में भाग लेने की अनुमति मिली, उसे नियति पद से कोई निमंत्रण नहीं मिला। जय, त्रक्स और अर्जुन के साथ भी ऐसा ही था। उनमें से किसी को भी अभी तक मौलिक पद स्कूल को छोड़कर कोई निमंत्रण नहीं मिला था। आखिर यह उनका पहला दिन था, सो उनकी विशेषज्ञता नियति पद स्कूल को अभी तक नहीं पता थी। तुम ठीक हो जाओगे, देव। कल मेरे साथ क्यों नहीं आते? हम दोनों का पृथ्वी से संबंध है, जय ने पूछा। हो, मेरे लिए युद्ध ही सब कुछ है, लेकिन मुझे पहले अग्नि का प्रयास करना चाहिए, त्रक्स ने चिल्लाया। अर्जुन अभी भी चुप था। यह आदमी वास्तव में ज्यादा नहीं बोलता था, भले ही सभी को एहसास था कि अर्जुन उनकी बातचीत को बारीकी से सुन रहा था। कियारा, तुम्हारा क्या? जय ने पूछा। वास्तव में कियारा क्रिस्टल से जानकारी जांचते हुए भ्रमित लग रही थी। उसे देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि उसे 5 अलग अलग नियतिपद संस्थानों से 5 निमंत्रण मिले थे और उसके पास जो 3 तत्व थे, कुल 7 दिनों में 8 संस्थान। वह भ्रमित थी कि उसे कौन सा नहीं लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह C15। वास्तविकता। देव अपने बिस्तर पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। अगर वह ऊपर देखता तो हजारों तारे रात के आसमान के कैनवास को ढके हुए थे। खुद से यह कामना कर रहा था कि उसके पिता भी उन तारों में से एक हों। अगर वह नीचे देखता तो बादल घने थे। उसने अपना सिर तकिए पर रखा जो उसने अब तक जिस किसी भी चीज पर सिर रखा था उससे ज्यादा नर्म था। छत को घूरते हुए देव के मन में कई विचार आए।
आज हुई घटनाएं इतनी वास्तविक थीं कि यह उम्मीद करना व्यर्थ था कि सब कुछ बस एक सपना था। सबसे पहले आज की मौलिक संबंधों और आत्मा योग्यता की परीक्षा, ये जादुई दुनिया, कियारा, जय, त्रक्स, अर्जुन और गौरी के विचार आए, फिर बर्फीली नदी, उसके पिता की जागीर का जलना और अंत में उसके पिता की मृत्यु अभी अभी उसके मन में बैठनी शुरू हुई थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू भरने लगे, लेकिन देव ने तुरंत उन्हें पोंछ दिया। उसे इतना रोने वाला नहीं होना चाहिए, उसने खुद से सोचा। वह एक तरफ मुड़ा, बजाय इसके रात के आसमान को घूरने लगा। उसकी आंखें खुद को बंद करने के लिए जोर दे रही थीं। फिर उन लुटेरों के चेहरे उसके मन में आए और शब्द चरुतीन मरॉडर्स का हिंदी रूपांतरण। उसे यह जानना था कि उनका क्या मतलब है और अपने पिता के सम्मान में उनकी मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने देना था। उसे कुछ करना था, अपने पिता का बदला लेना ही तरीका होगा। उसकी मुट्ठी भींच गई क्योंकि उसके पिता के अंतिम क्षण बार बार उसके मन में दोहराए जाते रहे जब तक कि वह आखिरकार सो नहीं गया। सुबह का जागरण और नए रास्ते। दरवाजे पर बार बार दस्तक हुई और देव जाग गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। देव उठो। मीठी आवाज एक लड़की की थी। उसने कराहते हुए कहा, लेकिन नर्म आरामदायक बिस्तर एक मंत्र की तरह था जो उसे थोड़ा और सोने के लिए मजबूर कर रहा था। देव ने बुदबुदाया, गौरी। फिर दरवाजा सरसराते हुए खुला और कदमों की आहट उसके बिस्तर के करीब आ गई। चादर तब उसकी पकड़ से खींच ली गई और मीठी आवाज एक तीखे स्वर में बदल गई, तुमने मेरा नाम क्या कहा था? उठो, हमें तैयार होना है। शिक्षार्थियों को सभा में इकट्ठा होना होगा। शिक्षार्थी। देव ने आधी आंखें खोली, भ्रमित। उसे यह समझने में एक पल लगा कि वह कहाँ था, ये लड़की कौन थी और शिक्षार्थी शब्द का क्या मतलब था। वह अभी भी उस अजीब दुनिया में था। अगर ऐसा था तो जो कुछ भी हुआ था वह वास्तविक था और यह उसकी वास्तविकता थी। देव ने अपना सिर हिलाया, आधी नींद की स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी कठोर हड्डियों को फैलाया और खिड़की जहां से आकाश का नजारा था, अब एक दीवार थी। वह बिस्तर से उठा और अचानक दीवार जहां खिड़की थी खुद को बदल गई और सुंदर नीला आकाश और नीचे के घने बादल दिखाए। खिड़की के सामने खड़े होकर उसने पिछली रात के विचार पर चिंतन किया और उसे जो करना था उसे पूरा करने के लिए उसे पहले यहाँ मजबूत होना था और परीक्षा पास करनी थी। गौरी कौन है? उसने अपनी थोड़ी हथेलियों पर टिकाते हुए पूछा। मेरे प्यारे का यहाँ पहले से ही एक प्रेमी है, मैं देखती हूँ। क्या इसीलिए तुम मुझसे दूरी बना रही हो? कियारा ने देव के करीब झुकते हुए चिढ़ाया। ओह नहीं, हम प्रेमी नहीं हैं, हम बस दो। देव ने अपने शब्दों को रोक दिया, उस रात बगीचे में याद करते हुए जहां गौरी ने उसे एक जटिल नज़र दी थी और टिप्पणी की थी कि वे अब दोस्त नहीं हो सकते। तुम जानती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यारे, मोहक लड़की ने कहा जैसे उसने उसकी नाक को छुआ और देव को उसके विचारों में छोड़ दिया। देव को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, इसलिए उसने बस उसे अपने दिमाग के पीछे रख दिया। दूसरे कमरे में स्नान करने के बाद देव अपने सामान्य क्षेत्र में गया और खाने के लिए कुछ पाया। मेज पर भोजन विभिन्न रंगों का था, लेकिन वे बस सेम के आकार के थे। आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि बस कुछ ही खाने से उसकी भूख मिट गई। उसके बाद देव ने अपनी वर्दी पहनी और अपने 4 दोस्तों के साथ सीधे प्लाजा की ओर बढ़ा जहां फव्वारा था। उन्होंने रास्ते में बात की और देव ने जय के साथ जाने और पृथ्वी तत्व संस्थान को देखने का फैसला किया। जहां तक दूसरों का सवाल था, कियारा वायु तत्व संस्थान का दौरा करेगी, त्रक्स अग्नि तत्व संस्थान का, जबकि अर्जुन अंधेरा तत्व संस्थान का। मुख्य प्लाजा में सभा बस एक अभिवादन था और शिक्षार्थियों को तब जहां वे जाना चाहते थे वहां जाने की अनुमति दी गई। चूंकि देव और जय के पास पहले से ही एक योजना थी, दोनों दर्जनों अन्य युवा लोगों के साथ पीले छल्ले वाले एक पोर्टल में प्रवेश कर गए। वे गेट से गुजरे और जिस चीज ने उनका सबसे पहले स्वागत किया वह हवा की बयार थी जो रेत के दाने लेकर उनके चेहरों से टकरा रही थी। देव ने चारों ओर देखा और यह पहली बार था जब उसने ऐसी जगह देखी थी। उसके पैरों के नीचे की रेत एक समुद्र तट की याद दिला रही थी, लेकिन पानी के कोई भी निकाय नहीं देखे जा सकते थे। हमारी दुनिया में इसे रेगिस्तान कहते हैं, जय ने कहा। C16 रेत का साम्राज्य। रेगिस्तान का अंत क्षितिज पर नहीं दिख रहा था और सूरज की तेज धूप उन पर पड़ रही थी। अरे नहीं, जय ने चिल्लाया, मैं भूल गया कि मुझे पानी लाना चाहिए था। मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो रही है। यहाँ कितनी गर्मी है। तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पानी नहीं है, देव ने कहा, अपने सिर पर हाथ रखते हुए, ये सोचकर कि यह एक ऐसी जगह पर मूर्खतापूर्ण था जहाँ पानी नहीं था। अचानक रेत के टीलों से कुछ बड़ा हिलने लगा। यह एक विशाल सांप था जो अपने रास्ते में सब कुछ खा रहा था। यह एक रेत का सांप था जो एक पत्थर के आकार का था और उसकी आंखों में लाल चमक थी। जय ने कहा, यह एक रेगिस्तानी नाग है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करें। उसने अपनी तलवार निकाली और नाग की ओर दौड़ा। देव ने भी अपनी तलवार निकाली और जय के पीछे भागा। नाग ने उन पर हमला किया और जय ने अपनी तलवार से उसे रोका।
देव ने अपनी तलवार से नाग के शरीर पर वार किया, लेकिन उसकी खाल इतनी मोटी थी कि तलवार अंदर नहीं गई। नाग ने जय को अपनी पूंछ से मारा और वह हवा में उछल गया। देव ने जय को बचाने के लिए नाग के सिर पर हमला किया, लेकिन नाग ने उसे अपनी पूंछ से मारा और वह भी हवा में उछल गया। ये बहुत मजबूत है, जय ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए। देव ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी आत्मा शक्ति को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल एक हल्की सी गर्मी महसूस हुई। वह अभी भी अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। जय ने फिर से नाग पर हमला किया, लेकिन नाग ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने शरीर में लपेट लिया। जय चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। देव ने देखा कि जय मुसीबत में है और उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी आंखें खोली और नाग की ओर देखा। उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने अपनी हथेली खोली और एक छोटी सी मिट्टी की गोली नाग की ओर फेंकी। गोली नाग के शरीर पर लगी और एक छोटा सा गड्ढा बना दिया। नाग ने दर्द से चीख मारी और जय को छोड़ दिया। जय जमीन पर गिर गया और खांसने लगा। देव ने फिर से मिट्टी की गोली बनाई और नाग पर फेंकी। नाग ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन गोली उसके सिर पर लगी और एक बड़ा गड्ढा बना दिया। नाग गिर गया और हिलना बंद कर दिया। जय ने देव की ओर देखा और कहा, वाह, तुमने कैसे किया? देव ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, मैंने बस कोशिश की। वे दोनों नाग के पास गए और उसके शरीर को देखा। नाग मर चुका था। हमने इसे हरा दिया। जय ने चिल्लाया, यह एक अद्भुत शुरुआत है। C17 आदि पाषाण। वे हॉल के अंत में बड़े द्वार की ओर बढ़े। देव और जय बातें कर रहे थे, लेकिन फिर सभी रुक गए क्योंकि उन सभी ने कुछ महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जिसने उनके कदमों को भारी कर दिया। देव, क्या तुम यह महसूस कर सकते हो? जय ने देव से भ्रमित होकर पूछा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा शरीर नीचे की ओर धकेला जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है? देव ने कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। जय ने कहा, उसे भी चलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन देव से कहीं बेहतर स्थिति में था। बड़े बंद पत्थर के द्वार पर पहुंचकर दक्ष ने थोड़ा झुककर मुड़ा और कहा, जिन लोगों का पृथ्वी से मौलिक संबंध है, उन्हें इस स्थान से लाभ मिलेगा। मुझे यकीन है कि आप सभी ने अब तक अपने ऊपर पड़ने वाले अदृश्य बल का अनुभव किया होगा। आप जितनी देर इस स्थान पर रहेंगे, पृथ्वी की ऊर्जा को प्रवाहित करने में आपकी प्रतिभा उतनी ही बेहतर होगी। मैं आप में से प्रत्येक से आग्रह करता हूं कि आप हर दिन यहाँ आएं, ताकि आप भविष्य में एक महान जादूगर बन सकें। आपके पास मौजूद अन्य तत्वों को भूल जाए। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और जारी रखा, इस द्वार के पीछे एक चट्टान है जो पाषाण तत्व आत्मा का मूल है। हर कोई इस द्वार में प्रवेश कर सकता है ताकि पृथ्वी ऊर्जा को इकट्ठा और प्रवाहित कर सके, ताकि आप पृथ्वी के अपने ज्ञान में सुधार कर सकें। हालांकि एक पहले वर्ष के शिक्षार्थी के लिए आप में से प्रत्येक इस कमरे के अंदर केवल आधा दिन ही प्रशिक्षण ले सकता है। दक्ष ने फिर अपने हाथों से विभिन्न हावभाव बनाए और उसके बगल में एक पत्थर उसकी जितनी ऊंचाई का उछला। यदि आप इस पत्थर को हिला सकते हैं तो आपको उत्तीर्ण माना जाएगा और पाषाण संस्थान के लिए एक शिक्षार्थी के रूप में स्वीकृति प्राप्त होगी। कई आत्मविश्वासी युवा दक्ष द्वारा बनाए गए पत्थर पर गए और उसे धकेला, लेकिन वह हिला नहीं। दक्ष हंसा, क्या आपको लगा कि यह इतना आसान होगा? अब कमरे में प्रवेश करें और अपनी मौलिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करें। आप आदि पाषाण के जितने करीब होंगे, उतनी ही तेजी से सीखेंगे। दक्ष के ऐसा कहने के बाद उनके पैरों के नीचे की जमीन गड़गड़ाई, क्योंकि बंद पत्थर का द्वार अपने आप खुल गया। देव और जय भीड़ के साथ अंदर गए और भले ही वे लगभग 1000 थे, फिर भी सभी के लिए खुद से बैठने के लिए पर्याप्त से ज्यादा जगह थी। कमरे के सुदूर किनारे पर दीवार से चिपका हुआ एक छोटा सा पिच काला पत्थर 3 मंचों के ऊपर तैर रहा था। देव जय के बगल में धीरे धीरे चला। उसकी सांस फूलने लगी थी, क्योंकि उसके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग रहा था। 11वें कदम के बाद देव को लगा कि एक बहुत बड़ी दीवार उसे करीब आने से रोक रही है, इसलिए वह पालथी मारकर बैठ गया, जबकि जय पत्थर के करीब चला गया। देव ने अपनी आंखें बंद की और पहले अपनी सांसें सामान्य करने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने अपना मन काले पत्थर पर केंद्रित किया और एक आवाज़ उसके मन में प्रवेश कर गई। काला पत्थर एक हल्की पीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और निम्नलिखित शब्द बना रहा था, अपने मन को शांत करो, पृथ्वी के साथ एक हो जाओ। अपने हृदय को दृढ़ रखो, अविचलित अडिग, पृथ्वी के साथ एक हो जाओ। इसका क्या मतलब है? देव ने खुद से बुदबुदाया जब उसके मन में काला पत्थर अचानक खुद को बढ़ाकर गया, जिससे उसे निगलने जैसा महसूस हुआ। वह अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन फिर उसे अगले शब्द याद आए, अपने हृदय को दृढ़ रखो, अविचलित अडिग। देव ने खुद को शांत करने और घबराने के लिए मजबूर किया। यही सुराग था। वह बैठा रहा, स्थिर जैसे बड़ा काला पत्थर बढ़ता गया और बढ़ता गया, एक पहाड़ जितना बड़ा हो गया, जब तक कि अंततः उसने उसे निगल नहीं लिया। देव ने अपने चारों ओर पृथ्वी की ऊर्जा महसूस की और अपनी आत्मचेतना खोने लगा था। परिणामों का सामना, समय समाप्त, दक्ष ने चिल्लाया। देव ने तब अपनी आंखें खोली, उसके माथे से पसीना टपक रहा था।
बिना महसूस किए उन सभी ने आधी दिन पत्थर के सामने बैठकर बिताया था। देव ने जय के आने का इंतजार किया और पूछा, क्या हुआ? वास्तव में असाधारण, जय ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, जबकि वह भी पसीने से तरबतर था। सभी शिक्षार्थी कमरे से बाहर निकले। कुछ उत्साहित दिख रहे थे और कुछ थके हुए। पत्थर के द्वार के सामने लौटने के बाद दक्ष ने उनका ध्यान बुलाया और उसने दर्जनों पत्थर बनाए जैसे उसने पहले बनाए थे और उनसे पत्थरों को हिलाने के लिए कहा। एक आत्मविश्वासी शिक्षार्थी पहले आगे बढ़ा और अपनी हथेली पत्थर के सामने रखी। पत्थर हिल गया। दक्ष मुस्कुराया और कहा, उत्कृष्ट। जो इस पत्थर को हिला सकते हैं उन्हें पाषाण संस्थान का शिक्षार्थी माना जाएगा। जो इसे अभी भी नहीं हिला सकते उन्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। क्या मैं सभी से पहले अपनी हथेलियों को जांचने के लिए कह सकता हूं? देव ने अपने विचारों को बीच में एक रेखा वाले घेरे पर केंद्रित किया। देव पुरुष 15 वर्ष, युद्ध शक्ति 5, आत्मा शक्ति 21, बुनियादी पृथ्वी आत्मा साधना तकनीक प्राप्त हुई। उसके मन में नई जानकारी दिखाई दी। ये पृथ्वी आत्मा साधना तकनीक का मैनुअल था। लेकिन एक बात जिसने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, देव ने आधा दिन पत्थर पर ध्यान केंद्रित करने में बिताया था और उसकी आत्मा शक्ति एक बिंदु बढ़ गई थी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा, भले ही वह सिर्फ एक बिंदु था। उसने इस पर विचार किया और एक एहसास हुआ, यह एक कौशल में महारत हासिल करने जैसा था। जितना अधिक वह एक कौशल का अभ्यास करेगा उतनी ही उसकी समझ बढ़ेगी। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आत्मा शक्ति भी बहुत तेजी से सुधरेगी? जैसे ही वह और सोचने लगा, जय ने चिल्लाया, ये कमाल है। मैंने अभी अपनी आत्मा शक्ति को 3 अंक ऊपर देखा। आधे दिन में मैं 30 से 3 अंक कम हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 3 अंकों के शब्द ने देव की 1 अंक प्राप्त करने की खुशी छीन ली। आह अफसोस, 10 सेकंड की छोटी खुशी, लेकिन फिर भी देव खुश था कि जय का भी समय अच्छा बीता था। ये बहुत अच्छा है। C18 कल से मजबूत। पहले परीक्षण में हजारों शिक्षार्थियों में से लगभग 40 ही पत्थरों को हिलाने में सफल रहे। इसे हिलाना आसान लग रहा था क्योंकि किसी को बस पत्थर को थोड़ा सा भी धकेलना था और उन्हें पाषाण संस्थान के शिक्षार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन ये देखते हुए कि उनमें से केवल कुछ ही सफल हुए थे, यह अपनी पूरी ताकत से धकेलने जितना सरल नहीं था। दिन भर में सैकड़ों शिक्षार्थियों ने प्रयास किया और कुछ इसे हिलाने में कामयाब रहे, लेकिन हिलाना पर्याप्त नहीं था क्योंकि यह अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। जो असफल हो गए थे उनमें से कुछ फिर से बैठ गए और अपनी हथेलियों में अंकित मैनुअल पर विचार किया और आदि पाषाण से रिस रही ऊर्जा को प्रवाहित किया। दिन के अंत में लगभग 100 शिक्षार्थी पत्थरों को हिलाने में सफल रहे। जय और देव दूसरी ओर पत्थरों को धकेलने का प्रयास करने के बाद भी पृथ्वी की ऊर्जा का अध्ययन और प्रवाहित करने के बावजूद सफल नहीं हुए। हालांकि उनके अवलोकन के आधार पर चूंकि पहले दिन केवल 100 ही सफल हुए थे, वे ऐसे शिक्षार्थी रहे होंगे जिनकी आत्मा योग्यता रैंक एस थी। आकाश नारंगी होने लगा था। दिन के अंत का संकेत था जब असफल हुए सभी शेष शिक्षार्थियों को अपने संबंधित आकाश द्वीपों पर लौटने के लिए कहा गया। सफलता की एक झलक। देव और जय अपने कमरे में पहुंचे और पाया कि त्रक्स, अर्जुन और कियारा भी सामान्य क्षेत्र में आराम कर रहे थे। तुम्हारा दिन कैसा रहा दोस्तों? क्या तुम में से कोई पहले दिन सफल हुआ? जय ने हाथ हिलाते हुए पूछा। त्रक्स ने जय को अनदेखा किया, एक भी जवाब देने में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन त्रक्स के होंठ नीचे की ओर मुड़े हुए और भौहें से कुड़ी हुई देखकर देव और जय जान गए कि त्रक्स अपने अग्नि संस्थान में प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाया था। अर्जुन हमेशा की तरह चुप रहा, लेकिन उसने अपने सिर को हिलाकर जवाब दिया, जो ये बताने के लिए पर्याप्त से अधिक था कि वह भी अभी तक सफल नहीं हुआ था। देव और जय ने कियारा की ओर देखा, जो अंतिम थी जिसने जवाब दिया, और अपनी मधुर निर्विवाद स्वर में निम्नलिखित कहा, बेशक मैं सफल हो गई। उसने अपना हाथ खोला और अपनी हथेली के ऊपर एक घूमता हुआ छोटा भंवर बनाया। ये बिल्कुल मीनाक्षी के हवा के गोले जैसा लग रहा था, लेकिन कियारा का बहुत छोटा था। तुम बहुत अच्छी हो कियारा, देव ने कियारा के हाथ को देखने के लिए करीब झुकते हुए चिल्लाया। मैं तुम्हारी प्रशंसा की सराहना करती हूँ प्यारे, लेकिन तुम दोनों का क्या तुम दोनों में से कोई सफल हुआ? उसने छोटा भंवर भंग करने के बाद पूछा। देव ने कंधे उचका दिए। अभी नहीं, लेकिन मैं कल फिर कोशिश करूंगा। जय अजीब तरह से हंसा, अपना सिर खुजलाते हुए। तुम मजाक कर रहे हो है ना कियारा? हा। कियारा में उन सभी में सबसे अधिक आत्मा शक्ति का स्तर था और सिर्फ एक दिन में उसने उन सभी से बहुत आगे छलांग लगा दी थी, सो जय ने उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। दृढ़ता और अंतर्दृष्टि। अगला दिन आया और देव सुबह सबसे पहले जय के साथ उसी संस्थान में लौट आया। वे आदि पाषाण कक्ष में पृथ्वी की ऊर्जा को प्रवाहित करने का एक बार फिर अभ्यास करना चाहते थे, लेकिन दक्ष ने जैसा कहा था, पहले वर्ष के शिक्षार्थी इस कक्ष का उपयोग केवल आधे दिन के लिए कर सकते थे। इसका मतलब था कि 7 दिनों के दौरान केवल एक बार, क्योंकि इस कक्ष की प्राथमिकता वरिष्ठ शिक्षार्थियों के लिए आरक्षित थी। देव निराश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह पृथ्वी की ऊर्जा की अपनी समझ में एक सफलता के करीब था।
उसे बस थोड़ी और प्रेरणा की आवश्यकता थी। फिर भी उसने और जय ने पत्थर के द्वार के बाहर प्रशिक्षण लिया और पत्थर के द्वार के जितने करीब वे थे, आदि पाषाण से धकेलने वाली शक्ति अभी भी महसूस की जा सकती थी। सो उन्होंने मैनुअल का अध्ययन करने और मौके पर ही पृथ्वी की मौलिक ऊर्जा को एक बार फिर प्रवाहित करने का फैसला किया। वे पालथी मारकर बैठे और अपना मन केंद्रित किया, लेकिन चूंकि यह क्षेत्र वह भी था जहां अन्य शिक्षार्थी पत्थर को हिलाने का परीक्षण दे रहे थे, उनका ध्यान कभी कभी टूट जाता था जब भी कोई युवा पाषाण संस्थान में स्वीकार हो जाता था। कल से कम लोग थे क्योंकि आधे शिक्षार्थी पहले ही पास हो चुके थे और स्वीकार कर लिए गए थे और उन्हें एक अलग क्षेत्र में ले जाया गया था। ये दोपहर काफ़ी देर हो चुकी थी जब देव ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी पसीना पसीना माथा पहले अपनी बांह से पोंछा, इससे पहले कि वह अपनी हथेली को देखे। आत्मा शक्ति में एक और अंक की वृद्धि हुई। वह कुछ हद तक संतुष्ट था। उसने सोचा कि क्या उसे यहीं जारी रखना चाहिए या उन अन्य संस्थानों का लाभ उठाना चाहिए जिनसे उसका संबंध था। जब जय जमीन से चिल्लाते हुए उछला, बस मुझे मिल गया। जय बड़े पत्थर की ओर भागा, दोनों हाथ पत्थर पर रखे और उसे अपनी पूरी ताकत से धकेला, यहाँ तक कि उसके सिर में नसें भी निकलने लगीं। उसके हाथ पर एक हल्की पीली चमक दिखाई दी और फिर पत्थर आखिरकार हिल गया। बहुत अच्छा, पाषाण संस्थान में तुम्हारा स्वागत है, युवा लड़के, दक्ष ने कहा, जो उन पर नजर रख रहा था। जय ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ हवा में मुक्का मारा। उसने वास्तव में पृथ्वी आत्मा साधना के प्रारंभिक चरण में एक सफलता हासिल की थी और उसकी आत्मा शक्ति ब्रेक थ्रू के बाद 30 तक पहुंच गई थी। वह देव के करीब झुक गया और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कैसे सफल हुआ, देव? हालांकि देव के जवाब में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। नहीं। जय की भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, क्यों नहीं? देव ने जय को पूरी गंभीरता से देखा और कहा, क्योंकि अगर तुम मुझे चाल सिखाओगे तो मैं कभी कैसे सुधरूंगा। मैं तुम्हारे प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे इसे खुद समझना होगा। मैं दूसरों पर बोझ नहीं बना रह सकता। अब तो तुम मर्दानगी दिखा रहे हो, है ना? जय ने देव को छेड़ा, इससे पहले कि वह जोड़ता, मुझे तुम्हारे लिए खुशी है। अभी के लिए मैं वापस जाऊंगा और उस बर्बर के साथ गड़बड़ करूंगा। हा। देव ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। हजारों लोगों में से जो शुरू में उसके और जय के साथ आए थे, ऐसा लग रहा था कि मूल परीक्षार्थियों का केवल 1/3 ही अभी भी पृथ्वी की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित और प्रवाहित कर रहा था। उसने ये भी देखा कि जैसे ही जय चला गया, अंधेरा हो रहा था, लेकिन वह घर जाने वाला नहीं था। उसने पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था इस बारे में सोचा था और केवल एक ही जवाब पर पहुंच सका था। अगर वह जय की तरह मजबूत और आत्मविश्वासी होता तो शायद वह अपने पिता को उन शापित लुटेरों से बचा पाता। देव ने एक और शब्द नहीं कहा और खुद को रात भर प्रशिक्षण जारी रखने के लिए दृढ़ किया। हालांकि वह अकेला नहीं था, क्योंकि सैकड़ों शिक्षार्थी भी अपनी स्थिति से नहीं हिल रहे थे। समय समय पर ये अन्य युवा भी अपने चारों ओर क्या हो रहा था ये जानने के लिए अपनी आंखें खोलते थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे समूह के निचले तीसरे हिस्से में थे और चेहरा न खोने की इच्छा के कारण इन युवाओं ने खुद को और कठिन प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। दक्ष और फलक फेलिसिया का हिंदी रूपांतरण अपने लिए बनाए गए पत्थरों के ऊपर मुस्कुराते हुए बैठे थे। हम भी उन्हीं जैसे थे, याद नहीं? दक्ष ने गर्मजोशी से कहा। फलक ने अपनी आंखें चौड़ी करके जवाब दिया, हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे याद है कि तुम हमारी कक्षा में हमेशा से ही आलसी, सिर्फ बात करने वाले शिक्षार्थी थे। दक्ष बस हंसा और कहा, हा, आह स्मृति, C19, बस बहुत हुआ। जैसे ही जय चला गया, देव ने अपनी आंखें खोलीं। देव ने नए आगंतुकों की उपस्थिति महसूस की थी, इसलिए उसकी एकाग्रता टूट गई थी। उसने अपने आसपास देखा, किसी परिचित चेहरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और रात भर में वह केवल कुछ ही लोगों को पहचान पाया। उनमें से अधिकतर नए युवा थे और वह बता सकता था कि वे नए थे क्योंकि उन्हें पत्थर के द्वार के पीछे हॉल में प्रवेश करने का अवसर दिया गया था जहां आदि पाषाण रखा गया था। तो ये लोग ऐसे शिक्षार्थी होने चाहिए जिनके कई संबंध हों। देव जानता था कि वह अपनी सीमा पर था। अपने अंधेरे मन में स्थिर रहने की मानसिक थकावट, जहां बड़ा काला पत्थर उसे निगल रहा था, न केवल उसके मन को बल्कि उसके शरीर को भी थका रहा था, खासकर अगर आप उसकी कमजोर शारीरिक बनावट पर विचार करें। उसने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर ध्यान केंद्रित किया। खुद को अपनी पूर्ण सीमा तक धकेल रहा था, लेकिन बड़ा काला पत्थर अब दिखाई नहीं दिया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन यह बस पूरी तरह से अंधेरा था और वह बीच में था। वह अब ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। देव के लिए जो एक पल जैसा लगा, हालांकि वास्तव में 1 घंटा बीत चुका था। उसने चारों ओर देखा और अब उसे अपने समूह से कोई नहीं दिखा। जो कुछ बचा था वह नए चेहरे थे जो आज ही शामिल हुए थे। वह एकमात्र था जो बुनियादी पृथ्वी आत्मा साधना तकनीक में महारत हासिल करने में सफल नहीं हुआ था। उसे हालांकि यह मामला होने की आधी उम्मीद थी, लेकिन उसे कम से कम कोशिश करनी थी। कुछ भी नहीं कमाया जाता अगर वह खुद को धकेल नहीं देता, क्योंकि उसके पास आत्मा योग्यता रैंक भी थी और साथ ही 4 संबंध थे, जिसने मीनाक्षी के अनुसार अन्य तत्वों को और भी कठिन बना दिया था।
देव ने अपनी हथेली से अपनी स्थिति को बुलाया। देव अम्ब्रोस 15 वर्ष की आयु, युद्ध शक्ति 5, आत्मा शक्ति 22। कुल 2 अंकों की वृद्धि के बाद, जिसमें पिछले दिन की एक भी शामिल थी, उसकी आत्मा शक्ति रात भर बिताने के बावजूद नहीं बढ़ी थी। देव ने निराशा से आह भरी क्योंकि ऐसा लगा कि उसने जो समय बिताया था वह व्यर्थ था। जितना अधिक उसने खुद को शब्दों का अर्थ समझने के लिए मजबूर किया, अपने मन को शांत करो, पृथ्वी के साथ एक हो जाओ, अपने हृदय को दृढ़ रखो, अविचलित, अडिग, उतना ही कम उसे समझ आया। देव अभी भी उन शब्दों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था जब अगले कमरे में प्रशिक्षण समाप्त हो गया और दक्ष ने महसूस किया कि देव ने अभी भी मैनुअल को समझना पूरा नहीं किया था। फलक दक्ष से कहती है, क्या वह बच्चा अभी भी बुनियादी चरण को समझना पूरा नहीं कर पाया? जाहिर है उस बच्चे की आत्मा योग्यता रैंक बी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चुनाव सीधे महाजादूगर द्वारा निगरानी में है। दक्ष ने अपनी कलाई पर लगी कंगन पर स्वाइप किया और देव की जानकारी देखी। युद्ध शक्ति और आत्मा शक्ति बहुत कम है, 4 संबंध, लेकिन वास्तव में ये सच है। ये शर्म की बात है कि उसकी योग्यता इतनी कम है कि उसे बहुत सारी बाधाओं का अनुभव होगा। फलक ने सिर हिलाया और देव की ओर देखा। हाँ, अगर वह किसी अन्य जादूगर अकादमी में होता तो 4 संबंधों के साथ रैंक बी देवताओं द्वारा भेजा गया एक उपहार होता। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी आकाशगंगा की सबसे उच्च जादूगर अकादमी है, वह 7वें दिन सफल नहीं होगा। फलक, हमने सैकड़ों हजारों शिक्षार्थियों की देखरेख की है। तुम्हें अब तक पता होना चाहिए कि आत्मा योग्यता सब कुछ नहीं है। मुझे ये बच्चा प्रशंसनीय लगता है। दक्ष देव के पास चला गया और कहा, बच्चे, मत भूलो कि तुम्हारा शरीर एक पात्र है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यदि तुम खुद को थकावट के बिंदु तक धकेलते हो तो इससे मदद नहीं मिलेगी। वापस जाओ और आराम करो। मैं समझता हूँ। सलाह के लिए धन्यवाद, देव ने कहा जैसे उसने खड़े होने की कोशिश की और फिर गिर गया क्योंकि उसके पैर इतनी देर तक पालथी मारकर बैठे रहने से सुन्न हो गए थे कि ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सुइयां एक ही समय में उसमें चुभ रही हों। जय, जो दूसरे प्रशिक्षण से अभी अभी निकला था, दौड़कर देव के पास आया और मदद की। मैं इसकी सराहना करता हूँ, जय, देव ने कमजोर स्वर में कहा। दोनों दूर चले गए और पोर्टल से गुजरे और तभी उन्होंने कियारा, ट्रक्स और अर्जुन को जय और देव का इंतजार करते देखा। जब कियारा ने जय से देव के रात भर न लौटने के बारे में सुना था तो वह पाषाण संस्थान में जाकर उसे लेने जाना चाहती थी, लेकिन जय ने उसे ऐसा न करने के लिए मना लिया था, इसलिए कियारा ने देव को लेने से खुद को रोका था। देव रात भर बिना भोजन और आराम के जागा था, उसे खाने और सोने की जरूरत थी। कियारा ने जय से देव की बाधा के बारे में सुना था। कियारा ने सभी को अपने साथ आकाश भवन के भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए मजबूर किया। देव, चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी 4 दिन हैं। तुम कर सकते हो, जय ने कहा। हाँ देव, तुम कर सकते हो, कियारा ने प्रोत्साहित किया। भले ही ट्रक्स और अर्जुन ज्यादा नहीं बोले, वे भोजन की मेज पर एक साथ थे। देव उनकी भावभंगिमा को समझ सका और उसकी आत्मा फिर से जीवंत हो गई। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, 5 युवा उनकी मेज के पास आए। देव के समूह को ये पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा कि ये लोग कौन थे। उनके घमंडी चेहरे, नाकें हवा में, वे कालिया नामक एक जादूगर दुनिया से आए शिक्षार्थी थे। छी, मैंने सुना है कि वह इस प्रतिष्ठित जादूगर अकादमी के इतिहास में एकमात्र ऐसा है जो 3 दिनों में मूल बातें पूरी नहीं कर सका। हा, यह एक निम्न वर्ग की दुनिया से एक तुच्छ शिक्षार्थी के लिए कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं है। वह एक बंदर जैसा ज्यादा है, रैंक बी वाला एक शिक्षार्थी बंदर। हा, इस आदिम, निम्न वर्ग की दुनिया के व्यक्ति को इस अकादमी में एक शिक्षार्थी के रूप में चुने जाने का विचार। मेरा पालतू जानवर भी उससे ज्यादा इस जगह में चुने जाने के लायक है। C20, एक लड़ाई। रोमन, तुम बैठ जाओ, मैं इस सुअर के बच्चे को अपनी मुट्ठी से सबक सिखाऊंगा। ट्रक्स दहाड़ा, अपनी मुट्ठी तोड़ते हुए, दांत भींचे हुए। बेपरवाह, जय ने जवाब दिया, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हूँ कि तुम हमें शर्मिंदा न करो। ट्रेसियन, अन्य शिक्षार्थी जो खा रहे थे, देव की मेज की ओर देखने लगे। कुछ खड़े हो गए, इकट्ठा भीड़ के बीच अपना सिर फैलाते हुए। ओह, एक लड़ाई, चलो लड़ो, मैं कुछ खून देखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई मरेगा, यह इसे और अधिक रोमांचक बना देगा। शिक्षार्थियों के बीच लड़ाई निषिद्ध नहीं थी, लेकिन एक साथी शिक्षार्थी को मारना या स्थायी रूप से अक्षम करना अकादमी के नियमों के अनुसार दंडनीय था। जिस कारण से द्वंद्व या लड़ाई एक निश्चित सीमा तक अभी भी स्वीकार्य थी, वह ये था कि यह एक मजबूत शिक्षार्थी बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता था। हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक कुएं के तल पर एक मेढक वास्तव में नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है। तुम कचरा, ट्रक्स के चेहरे के सामने शिक्षार्थी ने थूका। ट्रक्स ने कालिया लड़के को धकेला और अपनी मुट्ठी तैयार की। वह सम्मान का आदमी था और उसे कभी पीछे न हटने और हार न मानने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस तीसरे दिन, वह अग्नि तत्व की मूल आत्मा में महारत हासिल करने में सफल रहा था और उसे विश्वास था कि वह इस अभिमानी लड़के को हरा सकता है।
उसने वास्तव में अभी तक कोई मंत्र नहीं सीखा था, लेकिन उसे कुछ समझ थी और वह इस सुंदर लड़के के चेहरे को केवल अपनी मुट्ठी से ही मारना पसंद करता था। वह कूदकर लड़के को जमीन पर पटकने ही वाला था कि उसका पैर जम गया, वह हिल नहीं सका। मुझे तुम्हारी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है, जमीन पर लेटे सुनहरे बालों वाले सुंदर लड़के ने अपने दोस्तों से कहा। उसने बर्फ के तत्व की अपनी समझ का इस्तेमाल किया था और ट्रक्स के पैर को जमा दिया था। ट्रक्स खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह जमीन पर फंसा हुआ था। सुनहरे बालों वाले बर्फ तत्व शिक्षार्थी ने ट्रक्स के स्थिर शरीर की ओर एक और बर्फ का मंत्र फेंका और उठने की कोशिश की। ट्रक्स ने अपनी मौलिक अग्नि की समझ से अपने शरीर को गर्म कर लिया था, अपने पैर पर जमी बर्फ को वाष्पीकृत कर रहा था, लेकिन वह बहुत देर कर चुका था। बर्फ की गोली उससे केवल 1 इंच दूर थी जब जय ने अपनी बांह को बर्फ की गोली के रास्ते में रखा और उसे ट्रक्स तक पहुंचने से रोका। जय ने अपनी बिना चोट वाली बांह को वापस खींचा, जिससे हल्की पीली चमक निकल रही थी। पाषाण त्वचा, ये वह मंत्र था जिसमें जय ने बुनियादी पृथ्वी आत्मा साधना तकनीक को समझने और दक्ष के साथ प्रशिक्षण के बाद महारत हासिल की थी। लेकिन चूंकि उसने अभी अभी वह मंत्र प्राप्त किया था, जय केवल अपनी बांह की त्वचा को पत्थर जितना कठोर कर सकता था। त्वचा को पत्थर में बदलने से उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन बर्फ के मंत्र के जमा देने वाले गुणों ने अभी भी जय की पाषाण बांह को प्रभावित किया, जिससे कि भले ही उसे चोट न लगी हो, वह जम गई थी और जय अपनी उंगलियां नहीं हिला सका। जय की बांह में ट्रक्स के पैरों की तरह बर्फ के टुकड़े बन गए। उसने अपनी बांह लहराई, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि वह वास्तव में जम गई थी। अगर जय ने अपनी पाषाण त्वचा के मंत्र का इस्तेमाल आग, नुकीले या कुंद बल जैसे किसी अलग तत्व के हमले के खिलाफ किया होता, तो पाषाण त्वचा काम करती, लेकिन ये बर्फ की गोली के खिलाफ प्रभावी नहीं थी, जिसकी मुख्य शक्ति जमना थी। देव, कियारा और अर्जुन भी खड़े हो गए क्योंकि वे सिर्फ खड़े होकर ट्रक्स और जय को उनके लिए लड़ते हुए नहीं देख सकते थे। शिक्षार्थी ने जय की ओर निर्देशित एक और बर्फ की गोली बनाई। बर्फ की गोली। जय ने उसे अपनी दूसरी बांह से रोका और बर्फ की गोली के जमा देने वाले गुणों ने उसकी दोनों बाहों को बेकार कर दिया। ट्रक स्थिर नहीं रहा और अपने एक पैर पर पिघलती बर्फ को मुक्का मारकर तोड़ दिया, बर्फ के टुकड़ों को जमीन पर लाखों टुकड़ों में बिखेर दिया। सुंदर लड़के शिक्षार्थी ने ट्रक्स और जय की दिशा में अपने दोनों हाथ उठाए और अधिक बर्फ की गोलियां बनाईं। ऐसा लग रहा था कि वह उन दोनों को एक ही समय में सिर से पैर तक जमाना चाहता था। बर्फ की गोली, बर्फ की गोली। देव ने देखा था कि बर्फ की गोली जय की दूसरी बांह से कैसे संपर्क में आई। क्या ये वही हो सकता है जो वह सोच रहा था? लेकिन इस पर और सोचने का समय नहीं था क्योंकि शिक्षार्थी की बर्फ की गोली ट्रक्स और जय को छूने वाली थी। उसने जल्दी से मेज पर रखा कटोरा और चम्मच पकड़ा और उन्हें प्रक्षेप्य पर फेंक दिया। दोनों वस्तुएं हवा में गोलियों से संपर्क में आईं और कटोरा और चम्मच दोनों को जमा दिया इससे पहले कि वे जमीन पर गिरें। देव ने अपने लगाए अनुमान पर मुट्ठी भींच ली और ट्रक्स और जय को पूरी तरह से जमने से बचा लिया। अच्छा काम किया, देव, कियारा ने चिल्लाया। चूंकि देव ने हस्तक्षेप किया था, कालिया के दो शिक्षार्थियों ने एक दूसरे को सिर हिलाया और अपने मंत्र तैयार करते हुए आगे आए जब एक तेज हवा ने उन दोनों को सुनहरे बालों वाले शिक्षार्थी सहित 3 कदम पीछे धकेल दिया। हवा का झोंका, कियारा चिल्लाई थी। यह उसका मंत्र था। तीनों शिक्षार्थी कुछ सेकंड के लिए आश्चर्यचकित हुए इससे पहले कि वे खुद को फिर से संभाल लें। वे अपने मंत्रों से उसी तरह जवाब देने वाले थे जब कियारा की हथेली से एक बैंगनी चिंगारी निकली। कियारा ने अपना हाथ लहराया और कहा, बिजली का तीर। बिजली की चिंगारी कियारा के हाथ से निकली और उसने उस बर्फ को ठीक से नष्ट कर दिया जिसने ट्रक्स के दूसरे पैर और जय की दोनों बाहों को जमा दिया था। कालिया के शिक्षार्थी हैरान दिखे और सुनहरे बालों वाला लड़का बुदबुदाया, पहले से ही 2 मंत्र। ये केवल तीसरा दिन है और ये लड़की 2 अलग अलग संबंधों से मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम है। उन्होंने तब अपने मंत्र बंद कर दिए और अचानक एक दूसरे को देखा, शायद आपस में चर्चा और सिर हिलाते हुए, जबकि कियारा की ओर समय समय पर देखते रहे। अभिमानी सुनहरे बालों वाले लड़के ने, जो उनके नेता जैसा लग रहा था, कहा, इस बार हम तुम्हें जाने देंगे। बस कहो कि आज हम अचानक उदार महसूस कर रहे हैं। वह मुड़ा और अर्जुन से टकरा गया जो उनके पीछे खड़ा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि अर्जुन, काले बालों वाला लड़का जिसके बाल एक जूड़े में बंधे थे, कैसे उनके चारों ओर घूमने में कामयाब रहा, यहाँ तक कि दर्शक भी नहीं। उन्हें बस इतना पता था कि अर्जुन अचानक सुनहरे बालों वाले लड़के के पीछे दिखाई दिया था। एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी लेकिन लड़ाई खत्म हो गई क्योंकि कालिया के शिक्षार्थी चले गए। अगर वे जारी रखते तो देव और उसके दोस्त शायद हार जाते। और भले ही वे कालिया के युवाओं को उन्हें अपमानित करने से रोकने में कामयाब रहे थे, अंत में अगर कियारा नहीं होती तो वे शायद लड़ाई हार जाते। क्या आप आगे के अध्यायों को पढ़ना चाहेंगे या क्या आप इन अध्यायों में किसी विशेष पहलू पर चर्चा करना चाहेंगे?